गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज अपने जो चैप्टर का तीसरे चैप्टर का 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व का नामकरण देखेंगे। नामकरण में IUPAC नामकरण कहा जाता है। दूसरा जो अपना जो विद्युत क्षमता का जो टॉपिक है वो देखना है। रासायनिक गुणों में आवर्त की प्रवृत्ति, यानी कि कुल मिलाकर आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साथ में इसके जो एग्जाम्पल और अभ्यास के जो सवाल है उसका भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और वो भी दिलाऊंगा। मेन जो बात आज इस चैप्टर की सारी थियरी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें यह जो 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व का जो IUPAC जो नामकरण है वह 1 नंबर के आधार से पूछा जाता है। अब उसे किस तरह से अपने रखते हैं वह देखना। किताब के अंदर जब ये पॉइंट आप निकालोगे बच्चों, तब आपको इस तरह से जो उसका कोष्टक दिया होगा उसमें सबसे पहले बच्चों में IUPAC का फुल फॉर्म 1 नंबर में पूछा जाता है। IUPAC का फुल फॉर्म I यानी कि इंटरनेशनल, U यानी कि यूनियन, P यानी कि प्योर, A यानी कि अप्लाई और C यानी केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। आपने देखा होगा मैंने एक ऑफ शब्द नया लगाया और एक एंड शब्द लगाया। P के आगे ऑफ आता है और P के बाद में एंड आता है। किताब में लिखा हुआ है, मार्क कर लीजिएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, यह IUPAC का पूरा नाम है। अब यहाँ पे आप कोष्टक देख रहे हो उन वैज्ञानिक, अब ऐसा नामकरण क्यों देना पड़ा? कई जैसे 104 नंबर का जो तत्व है जो रुथेनियम के आधार से हम जानते हैं। अब वह वैज्ञानिक, 2 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसी ही बात बताई कि ये 104 नंबर का जो तत्व है वह मैंने खोजा। इस तरह से बहुत से ऐसे तत्व थे जिनको बहुत से ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने मैंने खोजा है। तो उन तत्वों को उन वैज्ञानिक का नाम देने से पहले, तथ्य जानने से पहले इस तरह का IUPAC नामकरण। अब IUPAC क्यों रखा? इंटरनेशनल मैंने बताया क्योंकि हर एक जगह पे एक ही वर्ड है। ऐसा ना हो कि हम Na को यहाँ सोडियम कहें इंडिया में और यूरोप के अंदर जाओ तो Na को कुछ और कहें, ऐसा होता नहीं। आप कहीं पे भी जाओ, पूरे इंटरनेशनल यानी कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाओ, अगर Na होगा तो उसे सोडियम वहाँ पे भी कहेंगे, यहाँ पे भी कहेंगे। इसका मतलब ये IUPAC के आधार से वह तय किया गया कि सभी जगह पर यही रूल्स लागू होंगे। अब उसके अंदर देखते हैं, जैसे कि अगर अंक 0 तो उसको हम नाम के आधार से नील कहेंगे और संक्षिप्त रूप में उसे N से दर्शाएंगे। वैसे 1 होगा तो अन, 2 होगा तो बाय, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो पैड, 5 होगा तो पेन, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो सेप, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो एन। ये जो नाम है 1 2 3 4 5 से नहीं निकले। IUPAC से नामकरण थोड़े अलग है। अब ये जो पहला जो वर्ड है वही उसका संक्षिप्त रूप है। जो पहला वर्ड है वही उसका क्या है बच्चों? संक्षिप्त रूप है। अब मैं जैसे आपको एक नंबर देता हूँ, जैसे मुझे अगर 110 नंबर का तत्व का क्या लिखना है? नाम लिखना है। 110 नंबर के तत्व का नाम लिखना है। तो पहला क्या था? 1। तो 1 के सामने देखो क्या लिखा है? UN। फिर क्या था? 1 तो वापस क्या लिखो? UN। फिर 0 था तो 0 के अंदर क्या था? नील। तो ये 1 का लिखा, ये दोबारा 1 का लिखा और ये 0 का मैं क्या लिखूंगा? नील। और पीछे IUM प्रत्यय लगा देना। तो ये 110 का बच्चों क्या हो गया? नाम। उसका संक्षिप्त रूप देखेंगे तो 1 का पहला अक्षर क्या था? ये 1 का भी पहला अक्षर क्या था? ये 0 का पहला अक्षर क्या था? N। ये उसका क्या हुआ? संक्षिप्त रूप हुआ। जो आपकी किताब के अंदर आपको पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, उसके ऊपर ये पूरी जो जानकारी दी है वहाँ से आपको देख लेना है। आपको जब आप अपनी किताब में देखो तो पेज नंबर 80 पे, कौन सा बच्चों? पेज नंबर 80 पे यह इस तरह से आपको सबके अंदर यहाँ पूरा कोष्टक दिया है। 1 से लेकर 118 तक सभी के ऐसे नाम। पेज नंबर 80 पे 101 से लेकर 118 तक ये दिया है। पेज नंबर 80 ध्यान में रखना। अब
वैसे हम कोई और भी लेते हैं, मान लो 115 लेते हैं, और यह जो नामकरण है 100 से अधिक, 100 से अधिक यानी 101 से शुरुआत होगी, 118 तक ही क्यों, क्योंकि हमारी आवर्त सारणी में 118 तक ही तक। अब अगर 115 का नाम लिखना तो एक का क्या है बच्चों, UN, तो मैं पहले क्या लिखूंगा UN, दोबारा क्या है एक, तो दोबारा मैं क्या लिखूंगा UN, 5, तो 5 का क्या लिखा है पेन, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा पेन, और पीछे पीछे प्रत्यय शब्द के अंदर क्या लगाना है IUN, ये तो लगाना ही है IUN, यानी कि ये 115 का क्या हो गया बच्चों नाम। अब संक्षिप्त रूप में उसका नाम लिखें तो एक का पहला वर्ड क्या था U, तो क्या लिखा U, दोबारा एक था तो उसका दोबारा मैं यू लिखूंगा, और 5 का पहला अक्षर क्या था P, तो ये 115 का क्या हुआ संक्षिप्त रूप हुआ। वैसे ही हम दूसरा ही देखते हैं, जैसे कि 108, क्या लिखते हैं 108, 108 में पहले क्या है 1, तो 1 का क्या लिखेंगे UN दिया गया है, एक का क्या है UN, 0 का क्या दिया है नील NI, और 8 का ऑक्ट, तो क्या लिखा है ऑक्ट, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा ऑक्ट, और पीछे प्रत्यय क्या लगा देना है IUN, यानी ये 108 का बच्चों क्या हो गया नाम। अब इसका संक्षिप्त रूप में देखना है तो 1 का पहला अक्षर क्या था U, 0 का पहला अक्षर क्या था N, और 8 का पहला अक्षर क्या था O, ये उसका संक्षिप्त रूप में नाम होगा। ऐसे 1 से लेकर 9 तक का जो कोष्टक है उसका नाम आपको याद रखना है। अगर यह बच्चों आपको नाम याद होगा तो 1 से लेकर 118 तक के सभी जो तत्व है उनका आप नामकरण बना सकते हो। आगे का टॉपिक देखेंगे। अब आशा करता हूं बच्चों आपको नामकरण आ गया होगा। अब उसके आधार से आगे का टॉपिक देखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों समझने के लिए, इसका उपयोग हर जगह पे है। कई बार आपको ऐसा सवाल होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका एक आंसर ये विद्युत ऋणात्मकता का जो टॉपिक है अगर वह समझा हुआ होगा तो उसके आधार से भी आपको आ जाएगा। अब विद्युत ऋणात्मकता कैसे तय होती है, सबसे पहले ये बात, अगर कोई तत्व या किसी परमाणु के संयोजी आदमी है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो उनकी क्षमता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का जो गुण है वह विद्युत ऋणात्मकता के ऊपर आधार रखता है। यानी कि जो यहाँ पर मैंने बताया इलेक्ट्रॉन युग्मों को आकर्षण करने की जो योग्यता है या जो क्षमता है उसको प्रदर्शित करने वाला जो है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ यह है जिसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होगी, जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा। आप अभी 9वीं 10वीं में से आए हो बच्चों, जैसे आपने बहुत से ऐसे तत्वों के यौगिक देखे होंगे, जैसे यहाँ पे भी कुछ यौगिक लिखे हैं Na2O, Cl2O7, यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्वों से जब कोई यौगिक बनता है तो उसमें किसी एक की विद्युत ऋणता क्या होती है, सबसे अधिक होती है, तो वह दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता दर्शाती है। यानी एक सिंपल सी बात ये इतनी ध्यान में रखो बच्चों कि जिनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, जिनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता रखती है, और जिसकी कम होगी वह दान कर लेंगे, वह क्या करेंगे, दान कर देंगे। अब विद्युत ऋणता अधिक किसकी है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है जिन तक परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे क्या होगी बच्चों, कम होगी, परमाणुवीय त्रिज्या जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे विद्युत ऋणता क्या होती है, बढ़ती है। परमाणुवीय त्रिज्या जैसे जैसे क्या होगी, कम होगी, परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे विद्युत ऋणता बढ़ती है। बच्चों यहाँ पे पूरी आवर्त सारणी आप देख सकते हो, उसमें अपने जो लास्ट के वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणुवीय त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। यानी अगर लेफ्ट से राइट गया परमाणु त्रिज्या कम हुई, लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणुवीय त्रिज्या कम होगी, क्या होगी,
कम होगी तो विद्युत ऋणता क्या होगी, बढ़ेगी। विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी जैसे जैसे आप लेफ्ट से कहाँ जाओगे, राइट, वैसे वैसे विद्युत ऋणता बढ़ेगी। आपको किसी की भी विद्युत ऋणता याद नहीं रखनी है। हाँ, जो पहली दूसरी जो आवर्त है लिथियम से लेकर नियोन तक, वो बहुत ही आसान है, वो अभी लिखूंगा, अभी आपको याद रह जाए। बाकी किसी की भी विद्युत ऋणता आपको याद रखनी नहीं है। हाँ, ये समझना जरूर है कि विद्युत ऋणता किसकी अधिक होगी और किसकी कम होगी। तो मैंने अभी आपको बताया परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या में भी आपको मैंने बता दिया कि जैसे जैसे आवर्त में अपने कहाँ जाएंगे, राइट साइड, वैसे वैसे कम होगी। और समूह में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। अगर मान लो हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ी तो विद्युत ऋणता क्या होगी, कम होगी। तो विद्युत ऋणता क्या होगी, कम। यानी ऊपर से नीचे। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी भाई, बढ़ेगी। जब आप ऊपर से कहाँ जाओगे, नीचे, तो परमाणु त्रिज्या बच्चों क्या होगी, बढ़ेगी। तो विद्युत ऋणता क्या होगी, कम। विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी, कम। यानी हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे विद्युत ऋणता कम होगी और जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे वैसे वैसे विद्युत ऋणता बढ़ेगी। उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिथियम, या दूसरी आउट में पूरी लिख देता हूँ। लिथियम के बाद बच्चों क्या आता है, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद बच्चों क्या आता है, बोरॉन। बोरॉन के बाद बच्चों क्या आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कंप्लीट। बेरिलियम की शुरुआत हम विद्युत ऋणता उसकी कितनी होती है बच्चों, एक होती है। कितनी होती है, बस ये याद है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्रम से लिखे कि नहीं लिखे, या लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्रम से लिखे। शुरुआत कहाँ से करनी है, एक से। अब यहाँ पे 0.5 बढ़ाओ, 0.5 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 1.5। 1.5 में 0.5 बढ़ाओ कितना होगा, 2। 2 में 2.5 बढ़ाओ तो इसका क्या होगा, 2.5। फिर इसका कितना होगा, 0.5 बढ़ाते जाओ, 0.5 बढ़ाते जाना है। 3.5 और इसका कितना होगा, 4। यह जो अपना दूसरा आवर्त था उन सभी की विद्युत ऋणता आपको बता। अब यहाँ आप देख सकते हो जैसे जैसे अपने कहाँ जाते हैं, राइट साइड जाते हैं। जैसे जैसे हम कहाँ जाते हैं, राइट साइड जाते हैं, वैसे वैसे विद्युत ऋणता क्या होगी, बढ़ेगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लिथियम, लिथियम की अभी मैंने बताया बच्चों आपको कितनी है, 1। सोडियम की कितनी है, 0.9। कितनी है, 0.9। अब ये आपको याद नहीं रखना है बच्चों। हाँ, ये तो याद ही रह जाएगा, लेकिन हर एक की विद्युत ऋणता आपको याद नहीं रखनी है। लेकिन उतना ध्यान में रखना, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे विद्युत ऋणता बच्चों क्या होगी, कम होगी। मैंने बताया लिथियम की कितनी है, 1, और सोडियम की कितनी है, 0.9। यानी कम हुआ कि नहीं, अभी और नीचे जाएंगे और कम होगी। कंप्लीट बच्चों। अब ये ऐसा नहीं कि हर एक जगह पे 0.5 बढ़ाना, ये नियम केवल यहाँ तक सीमित। अब उसके बाद का जो अपना जो टॉपिक है वह देखते हैं, रासायनिक गुणों में आवर्त प्रभाव। रासायनिक गुणों में आवर्त प्रभाव। तो यहाँ पे देख सकते हो समूह मैंने लिखा है, कितना लिखा है, 1 से 18। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 से लेकर कितने समूह होते हैं, 18, जो आपको ध्यान में है। अब बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, मैं बोला था ये बेसिक पॉइंट के अंदर मैंने आपको, जब आपकी एडमिशन 11वीं कक्षा में हुई थी उससे पहले मैंने बेसिक पॉइंट चलाए थे। उसमें आपको कहा था पहला समूह है, जैसे कि अगर मान लो लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास कक्षा के आधार से, कक्षा से आधार से क्या है, 2, 1। यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1। यानी कि अगर लिथियम की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो जो पहला समूह है सबकी बाह्यतम कक्षा में कितना बच्चों इलेक्ट्रॉन होगा, 1 ही होगा। यानी हमें नाम याद रखें, हमें मालूम है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेरियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो जितने सातों के 7 तत्व थे उन सभी की बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये 1 कहाँ से आया, तो वो मैंने बताया लिथियम का परमाणु क्रमांक 3,
कक्षा के आधार से रखो, इलेक्ट्रॉन विन्यास कक्षा के आधार से, कक्षक नहीं कक्षा के आधार से, तो 2 और 1 आएगा। कितना आएगा? 2 और 1, तो 1 आया ना, वो बाह्यतम कक्षा। अब वैसे मैं अब दूसरा समूह लेता हूँ। दूसरे में एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 4। अगर कक्षा से आधार से रखेंगे तो पहली कक्षा में कितने आएंगे बच्चों? 2, और दूसरी कक्षा में कितने आएंगे? 2। 4 हो गए कि नहीं हो गए? यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बने बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन बने। बाह्यतम कक्षा में कितने बने बच्चों? 2। तो सभी में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सभी लाइन से आ गए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी के अंदर बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन के? 2। यानी हमें याद क्या रखना है? पहला बेरिलियम, ठीक है। अब उसके बाद आता है 13वां समूह। 13वें समूह में यहाँ पहले क्या लिखा है? बोरॉन लिखा है। अगर मैं वैसे बोरॉन की बात करूँ तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 5। तो पहली कक्षा में कितने आएंगे? 2, और बाह्यतम कक्षा में कितने आएंगे? 3। 5 हो गई कि नहीं हो गई? तो यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में कितने होंगे? 3। अगर बोरॉन के अंदर 3 है तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम और थैलियम, वही पूरा 13वां समूह, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम, थैलियम, सबके अंदर कितना आएगा बच्चों? 3। वैसे ये तो 14वां समूह है, तो 14वें समूह में क्या बनेगा बच्चों? कार्बन। तो कार्बन के अंदर आप देखो, किसके अंदर? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो पहले में 2 आएगा और फिर कितने आएंगे? 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4। तो यहाँ पे कितने हम लिखेंगे? 4। अगर कार्बन में 4 है तो कार्बन में भी 4, सिलिकॉन में भी 4 रहेंगे, जर्मेनियम में भी 4 रहेंगे, टीन में भी 4 रहेंगे और लेड में भी 4 रहेंगे। यहाँ अगर सामने आप देख सकते हो, इसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम में बहुत सी दिक्कत हो सकती है। जर्मेनियम यानी Ge और गैलियम यानी Ga, ये याद रखना। और टीन, एसएन को हम टीन कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। टीन यानी कि टी के ऊपर से कुछ नहीं आएगा, एसएन यानी कि टी, और लेड यानी कि पीबी। ये दोनों नाम थोड़े से अटपटे हैं, समझ याद रखिएगा। जो नेट पे यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वीडियो है जो इस तरह के समूह याद रखने के बहुत से ट्रिक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, सबकी बाह्यतम कक्षा में कितने होंगे? 4। अब वैसे बच्चों कौन सा देखिए 15वें समूह में आप देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 7 है। 7 होगा तो पहले में कितना आएगा? 2, और फिर कितना आएगा? दूसरी कक्षा में कितना आएगा? 5। यानी ऐसा कह सकते हैं बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। तो 15वें समूह के जितने भी तत्व है सभी की बाह्यतम कक्षा में 5। 15 में कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मुथ, यही पूरा आपको आना चाहिए। वैसे अगर 16 की बात करो, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 8। तो 2 और 6। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम में कितने होंगे बाह्यतम कक्षा में? 6। वैसे बच्चों अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9। तो पहली कक्षा में कितने आएंगे? 2। दूसरी कक्षा में कितने रहेंगे? 7। तो 17 में कितने रहेंगे? 7। वैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन सबकी बाह्यतम कक्षा में कितने रहेंगे? 7। अगर मैं 18वें समूह के अंदर अगर मैं बात करता हूँ नियोन, इसकी बात करता हूँ नियोन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 10। तो पहले में कितना रहेगा? 2। तो बाकी कितने रहे? 8। यहाँ पे कितना रहेगा? तो जो 18वां निष्क्रिय जो समूह है उसके अंदर हीलियम को छोड़कर, हीलियम को गिनना नहीं, नियोन जो तो शुरुआत करेंगे नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन सभी की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 18 समूह यानी कम। अब बच्चों ध्यान देते संयोजकता, यह भी 9वीं का टॉपिक है। अगर मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम क्या करेंगे? दान करेंगे। क्या करेंगे? उतने एक होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, 2 होगा तो 2 दान करेंगे, 3 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। अगर 5, 6, 7 है, क्या है? 5, 6, 7 है तो प्राप्त करेंगे। कहाँ तक प्राप्त करेंगे? 8 हो जाने चाहिए, ऐसा आपको बताया। तो पहले तो यहाँ संयोजकता 1 है तो ये 1 क्या करेगा? दान करेगा। दान कर रहा है इसीलिए मैं उसे प्लस के आधार से बताता था। अब 2 है तो 2 क्या करेगा? दान करेगा, यानी 2 प्लस होगा। अगर 3 होगा तो कितने दान करेगा? 3 दान करेगा। अगर 5 है तो वह
तीन क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तीन क्या करेगा, प्राप्त। या फिर वह ऐसे भी संयोजन होंगे जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करने की जगह दान भी करेगा। तो यहाँ पे 5 और 3 लिखेगा। क्या लिखेगा, 5 और 3। वैसे ही 16वें समूह में अगर ऑक्सीजन की बात है तो 6 तो वो 2 क्या करेगा, प्राप्त करेगा। ऐसा आपको सिखाएं, लेकिन जब इसके बारे में विस्तार से जब हम पढ़ेंगे तब ऐसा भी आएगा ये लोग भी दान करेंगे। तो ऐसे कितने करेंगे, 6। ठीक है। अगर 17वां है तो 17 तो एक क्या करेगा, प्राप्त करेगा। क्या करेगा, प्राप्त करेगा। ये तो तय है, लेकिन कई ऐसे भी यौगिक है जिसमें ये लोग भी दान कर, कहाँ तक कर सकते हैं, 7 तक कर सकते, यानी 5 और 3, 6 और 2, 7 और 1। वैसे 18 होगा तो ना तो दान करेगा ना ही प्राप्त। अगर 4 होगा तो 4 दान भी कर सकता है, 4 प्राप्त कर सकता है। अभी 11वीं के लेवल तक आपको तो यही याद रखना है, अगर 1, 2, 3 होगा तो दान करेगा, 5, 6, 7 है तो प्राप्त करेगा, 5, 6, 7 है तो क्या करेगा, प्राप्त करेगा। ये 11वीं के लेवल की बात है। जैसे इस समूह में हम विस्तार से पढ़ेंगे तब ये चीजें आएंगी। अब ये चीज कंप्लीट हो गया। अब उसके आधार से, इसी संयोजकता के आधार से हमें कुछ यौगिक बनाए। जो यौगिक बनाना मैंने बहुत पहले आपको सिखा दिया था। अब जैसे यहाँ देख रहे हो सिलिकॉन, सिलिकॉन कौन से समूह में है ये आपको पता होना चाहिए बेटा। सिलिकॉन आप देख सकते हो 14वें समूह में है। कौन से समूह में, 14वें समूह में। अब 14वें समूह में होगा तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। अभी जो टेस्ट हुआ है केमिस्ट्री का उसमें भी इस तरह का सवाल पूछा है। अब सिलिकॉन ये तत्व बताया और ब्रोमीन बता दिया, इन दोनों के आधार से यौगिक बताओ। तो हमें पता है ब्रोमीन 70वें समूह में आता है, इसलिए उसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। और सिलिकॉन 14वें समूह में आता है, इसलिए उसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। यानी कि सिलिकॉन का क्या होगा, +4 और ब्रोमीन का क्या होगा, -1। ठीक है। वो प्राप्त करेगा 70वें समूह में है ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन से समूह में है, 70वें समूह में देख रहे हो। और सिलिकॉन कौन से समूह में है, 14वें समूह होगा तो वो 4 क्या करेगा, दान करेगा। और 70वें समूह में, इसलिए वो 1 क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब यहाँ पे 4 दान कर सकता है, ये 1 ग्रहण कर सकता है। तो इसीलिए जो इनका सूत्र बनेगा, क्या बनेगा, SI Br। क्यों भाई ऐसा बना, क्योंकि सिलिकॉन का आवेश कितना था, +4 और Br का आवेश कितना था, -1। बस उसके आधार से यौगिक बनाना तो आपको सिखाया है। अब वैसे एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम देखो 13वें समूह में, 13वें समूह की संयोजकता कितनी है, 3। और आप सभी को मालूम है एल्यूमिनियम का क्या होगा बच्चों, 3+ होता है। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 3+। और सल्फर 16वें समूह, यानी वो 2 क्या करेगा, प्राप्त करेगा। 16 समूह का तो 2 क्या करेगा, प्राप्त करेगा, तो 2-। अब इन दोनों के आधार से अगर यौगिक बनाना हो तो वो आपको सिखाया है। तो इसके आधार से यौगिक क्या बनेगा, Al2S। यौगिक क्या बन जाएगा, Al2S। इस तरह से यौगिक बनाना मैंने आपको बहुत पहले सिखा दिया था। ये जो आपको थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, ये जो मैंने नाम बता रहा हूँ, ठीक है, 5, 6, 7। अब मैंने बच्चों ये बता दिया, 5 का मतलब वो 5 दान भी कर सकते हैं, 6 दान भी कर सकते हैं, 7 दान भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो यौगिक अभी 11वीं के लेवल में आएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया, 15 होगा, 5 होगा तो 3 प्राप्त करेगा, 6 होगा तो 2 प्राप्त करेगा, 7 होगा तो 1 प्राप्त। यहाँ देखकर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2 लिखा है, OF2 और Na2 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ हम सबको मालूम है जो सोडियम होता है उसका आवेश कितना है, 1+, और ऑक्सीजन का कितना है, 2-। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो इसके जो ऑक्सीजन का आवेश क्या होगा, 2-, क्या होगा, 2-। लेकिन यह जो OF2 है, जो OF2 है वहाँ पे ऑक्सीजन का जो आवेश होगा बच्चों वह कितना हो जाएगा, +2। कितना होगा, +2। क्यों भाई, अभी तो आपने कहा 16वां समूह होगा तो 2 प्राप्त करेगा, और साथ में ये भी कहा था वो दान भी कर सकता है। भाई ऐसा क्यों होगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो दोनों में विद्युत ऋणता किसकी अधिक है, देख सकते हो, फ्लोरीन की। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों साथ में, और उसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है, यानी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। अभी जब ऑक्सीजन सोडियम के साथ था तब तो वो ग्रहण कर रहा था,
ऑक्सीजन जब सोडियम के साथ था तब वो क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। क्यों भाई? क्योंकि सोडियम की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की तुलना में कम है। लेकिन जब ऑक्सीजन अब फ्लोरीन के साथ बैठा है तब उसको दान करना पड़ेगा, वरना तो हम जानते हो ऑक्सीजन तो प्राप्त करने का गुण रखता है, लेकिन जब वो फ्लोरीन के साथ बैठा तब वो प्राप्त करने का गुण रखता नहीं है। भाई ऐसा क्यों? विद्युत ऋणता। ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वह कितनी है? 3.5। फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वह बच्चों कितनी है? 4। यानी जिसकी अधिक विद्युत ऋणता होगी वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और जिसकी कम होगी वह दान करेगा। तो हमने देखा फ्लोरीन होगा 70वां समूह तो वो 1 ग्रहण करेगा। यहाँ कितने फ्लोरीन है? 2। यानी 1 फ्लोरीन 1 ग्रहण करेंगे तो 2 फ्लोरीन कितने ग्रहण करेंगे? 2। यानी मान लो F2 जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ऑक्सीजन है उसके साथ ऑक्सीजन को 2 दान करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना बच्चों आया? +2 कंप्लीट। इसीलिए बताया था ये 6 यानी 6 तक दान कर सकता है। 6 का मतलब 6 तक दान कर सकता है, ऐसा नहीं कि दान ही करेगा, 6 तक दान कर सकता। वैसे ये भी 5 तक दान कर सकता, या 7 मतलब 7 तक दान कर सकता। तो उसमें फ्लोरीन तो कभी दान करेगा नहीं, क्योंकि पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक अगर किसी की विद्युत ऋणता है तो फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन कभी भी दान करेगा नहीं। तो और कौन आया 70वें समूह में? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर क्लोरीन और फ्लोरीन साथ में बैठ जाए तो क्लोरीन को दान करना पड़ेगा। क्यों क्लोरीन को दान करना पड़ेगा? क्योंकि क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक। अगर ब्रोमीन और फ्लोरीन साथ में बैठ जाए तो ब्रोमीन को दान करना पड़ेगा। क्यों दान करना पड़ेगा? फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक, यानी किसी का दबदबा रहेगा जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी उसको इलेक्ट्रॉन दान करना ही पड़ेगा, भले फिर वो कोई भी समूह में हो। अब आगे की बात करते हैं। अब मैं आपको सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे कुछ लिखे सी बॉन्ड सी बंध, ये क्या है? सिंगल आबंध। यानी सॉरी 9वीं और 10वीं कक्षा में आ चुका है, फिर भी हम दोबारा बता रहे हैं। यह सिंगल आबंध हुआ, यह डबल आबंध हुआ, यह ट्रिपल आबंध हुआ, डबल ट्रिपल ट्रिपल। ठीक है बच्चों, ये कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल है, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल। वैसे ही ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात है, आपको उतना याद रखना है। अगर सिंगल बंध होगा, अगर सिंगल बंध होगा तो वो तो क्या होगा? सिग्मा ही होगा। अगर सिंगल बंध होगा तो वह क्या होगा बच्चों? सिग्मा बंध ही होगा। कौन सा बंध होगा? सिग्मा। अगर डबल है, अगर डबल है तो एक सिग्मा, एक क्या होगा? सिग्मा, और एक क्या होगा? पाई। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डबल। अगर सिंगल बंध होगा तो वो तय सिग्मा ही होगा। अगर डबल होगा तो उसमें तय एक सिग्मा और एक पाई। अगर ट्रिपल बंध होगा, कौन सा बंध होगा बच्चों? ट्रिपल। जैसे यहाँ ट्रिपल बंध है तो उसके अंदर एक सिग्मा, ये जो बीच वाला दिख रहा है वो क्या होगा? सिग्मा। ऊपर नीचे के क्या होंगे? पाई। तो कितने पाई हुए? 2 क्या होंगे? पाई। कंप्लीट। सिंगल होगा तो वो सिग्मा ही होगा, कभी पाई नहीं होगा। डबल होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल होगा तो बीच वाला जो है वह सिग्मा और ऊपर नीचे के क्या होंगे? पाई। यानी कि कितने पाई हो जाएंगे? 1 और 1 2, यानी कुल मिलाकर 3 बंद होंगे। वैसे यहाँ देखो कितने आबंध है? 2 आबंध है। डबल आबंध है तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। ट्रिपल आबंध है, एक सिग्मा होगा 2 पाई होगा। यहाँ भी ट्रिपल आबंध है, एक सिग्मा और 2 पाई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल आबंध से भी जुड़ता है, कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल आबंध से भी जुड़ते हैं, डबल आबंध से भी जुड़ जाते हैं, सिंगल आबंध से भी जुड़ जाते हैं। सिंगल मैंने लिखा नहीं है, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन सिंगल आबंध से भी जुड़ सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन द्वि आबंध से जुड़ते हैं। कितने आबंध से जुड़ेंगे? द्वि आबंध से। कार्बन ऑक्सीजन सिंगल आबंध से भी जुड़ सकते हैं। ये इस तरह की बात थी सिग्मा और पाई आबंध सिखाने। सिग्मा किसे कहते हैं, पाई किसे कहते हैं, वह बच्चों सीख लिए। अगर आबंध एक होगा तो तय सिग्मा, अगर द्वि आबंध होगा तो एक सिग्मा और एक पाई, अगर त्रि आबंध होगा तो एक सिग्मा और 2 कंप्लीट होगा। अब ये जो आवर्त सारणी में बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 10वीं का बोर्ड में पूछा भी जाता था कि भाई अम्लीय ऑक्साइड कौन है, क्षारीय ऑक्साइड कौन है, उभयगुणी ऑक्साइड कौन है, उदासीन ऑक्साइड कौन है, और ये नहीं आता था। लेकिन बच्चों आज आ ही जाएगा, याद रखिएगा। आवर्त सारणी लेफ्ट साइड, कौन से साइड बच्चों? लेफ्ट साइड, यानी पहला और दूसरा समूह है। लेफ्ट साइड बच्चों कौन सा समूह है? देख सकते हो आप, पहला और दूसरा।
अगर पहले और दूसरे समूह के तत्व के अगर ऑक्साइड होंगे, पहले और दूसरे समूह के तत्व के ऑक्साइड होंगे, वह सारे क्षारीय ऑक्साइड ही होंगे। क्यों? अरे नाम दिया था क्षारीय धातु, नाम ही हमने दिया था क्षारीय धातु। अगर नाम हम बता रहे हैं क्षारीय धातु, तो उनके ऑक्साइड का भी नाम क्या होगा? क्षारीय ऑक्साइड। यानी लेफ्ट साइड, बाई साइड, यहाँ पर मैंने लिखा भी है क्षारीय ऑक्साइड बाई साइड होगा, जिसका एक उदाहरण लिखा है Na2O। अरे मैं यहाँ Mg2O लिखूंगा तो भी क्षारीय ऑक्साइड, अगर मैं K2O लिखूंगा तो भी क्षारीय ऑक्साइड, मैं CaO लिखूंगा तो भी क्षारीय ऑक्साइड। आपको केवल इतना याद रखना है, बाई ओर के जो ऑक्साइड होते हैं, बाई ओर यानी क्या? तो पहला और दूसरा समूह, पहले और दूसरे समूह के जितने भी ऑक्साइड होंगे वह सभी को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। यानी अब हमें यह मालूम होना चाहिए पहले और दूसरे समूह में कौन कौन से तत्व है। तो इसीलिए बच्चों मैं बारी बारी कहता हूँ, ये लाइन से याद रखो। लाइन से कैसे याद रखेंगे सर? इतने सारे 118, बहुत ही आसान है। आप यूट्यूब पे जाओ, आवर्त सारणी याद रखने की बहुत से ट्रिक के वीडियो, मैं भी बहुत से आपको बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो आपको सेट हो वो आप उस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हो। लाइन से और डेली बोलते रहोगे तो भी याद रहेगा। यानी हमें पता होना चाहिए कि पहले और दूसरे में कौन सा। अब चलो क्षारीय की तो बात हो गई, अब अम्लीय की बात हो। तो ये लेफ्ट की जगह कहाँ आ जाएंगे? राइट। कहाँ जाएंगे? राइट। तो राइट में देखो, जो 70वां समूह है, जो 16वां समूह है, उनके जो ऑक्साइड होंगे वह अम्लीय होंगे। कौन से होंगे? अम्लीय। यानी कि 16वां 70वां जो समूह है, उनके जो ऑक्साइड होगा वह क्या होगा? अम्लीय। यहाँ पर मैंने राइट साइड ऐसा लिखा है, डाई होगा। कौन सा? डाई। जैसे क्लोरीन का ऑक्साइड बता दिया, कौन सा बता दिया? क्लोरीन का ऑक्साइड, Cl2O7, क्लोरीन का ऑक्साइड, वह क्या होगा? अम्लीय होगा। यानी क्षारीय अपने आप याद रहेगा, तो अम्लीय भी अपने आप रहेगा। उससे विपरीत अगर ये लेफ्ट साइड, तो राइट साइड वाले अम्लीय, राइट साइड वाले। अब राइट साइड में पूरा पी विभाग नहीं बच्चों, कभी नहीं, ऐसी गलती मत करना बच्चों। पूरा पी विभाग में 2 पार्ट है। मैंने बताया 16वां 70वां और ये 13वां 14वां 15वें को मध्य कहते हैं। हाँ, किताब में ऐसा कहा है, मैं तो नहीं मानता, लेकिन किताब की। उभय गुणधर्मी ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? मध्य। यानी ये आपकी लेफ्ट साइड हुई, ये आपकी राइट साइड हुई और ये आपकी मध्य हुई। आपको ऐसा याद रखो, पहला और दूसरा समूह 16वां 70वां और 13वां 14वां और 15वां जो समूह है, उनके जो ऑक्साइड होंगे या तो उभय गुणधर्मी होंगे या तो उदासीन, या तो उभय गुणधर्मी होंगे या तो उदासीन। तो उनकी बात है उभय गुणधर्मी ऑक्साइड, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम कौन से समूह में होता है बच्चों? 13वें समूह में होता है। यानी इनको मध्य में होता है, ऐसा मान लिया है। क्या मान लिया है? मध्य में। यानी एल्यूमिनियम 13वें समूह। दूसरा लिखा है आर्सेनिक, AS2O3। आर्सेनिक का जो ऑक्साइड है, आर्सेनिक कौन से समूह में आएगा बच्चों? 15वें समूह। 15वें में आर्सेनिक लिखा ही है। यानी कि 13वां 14वां और 15वें समूह के तत्व के जो ऑक्साइड है, 13, 14, 15 तत्व के जो समूह के जो तत्व के जो ऑक्साइड है, वह या तो उभय गुणी होंगे या तो उदासीन। यानी कई बार एक नंबर का सवाल पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा उभय गुणी ऑक्साइड है, निम्न में से कौन सा उदासीन ऑक्साइड। और बच्चों ये केवल 11वीं तक ही नहीं, 12वीं के लिए भी है। इवन 12वीं के लिए भी नहीं, 12वीं के बाद जितने भी कंपटीशन एग्जाम उसमें यह जो 100% आए, 100% ऐसे OM आते हैं। अब उस समय हमें कहाँ से पता चलेगा, ऐसा हमें लगता है, लेकिन यह बहुत ही आसान है।